हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल। हाँ प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है सफलता डिजिटल पर। मैं आज यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स क्लास 8th में हैं उनके लिए सोशल साइंस का टॉपिक लेकर आया हूँ, व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड द टॉपिक when people rebel 1857 and after, which is the topic of your book our past। जो बुक आपकी है our past, उसका ये टॉपिक है एंड आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। आप इस मेक श्योर दैट यू हैव योर नोटबुक एंड पेन एट दिस टाइम, बिकॉज ड्यूरिंग study, during watching these videos, you are going to make your own notes in your handwriting. These are very important. Okay, notes are very important for you dear students, because these notes will make you easier for learning, for understanding things. Okay, after some time, whenever you will be you will want to learn things, so by these notes you will learn things very easy. Okay, जब भी कभी आपको आवश्यकता होगी आप इन नोट्स के माध्यम से चीज़ों को जल्दी याद कर पाएंगे, इजी याद कर पाएंगे। That's why making notes are very important for everybody. Okay, so without any delay, let's we start our topic when people rebel 1857 and after. Yes dear students, this is your chapter number 5, when people rebel 1857 and after. So now we start with yes, policies and the people. Okay, policies and people, this is our first topic. policies का मतलब होता है नीतियां। ओके, क्या नीतियां, एंड पीपल यानी कि लोग जो वहां पर रहते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल, kings, queens, peasants, landlords, tribals, soldiers, were all affected in different ways. Okay, so about this we have read in our previous chapter. What we have read, what we had read in previous chapter, we read that about the policies of the East India Company, which were imposed in India. Okay, so those policies were very ridiculous and very evil for the civilians of the India. Okay, so हम दोबारा पढ़ेंगे इसको। इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले के चैप्टर में यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज के बारे में देखा एंड यानी कि पढ़ा, एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल, और किसके बारे में देखा या पढ़ा, उनके प्रभाव के बारे में, ऑन डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पीपल पर उनके प्रभाव के बारे में पढ़ा। किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, राजा रानियां, पीजेंट्स यानी किसान, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स, वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज, ये सभी तरह तरीके से उनसे परेशान थे। You have also seen how people resist policies and actions that harm their interest or go against their sentiments. You also have seen, आपने ये भी देखा है, how people resist policies, कि लोगों ने कैसे policies का विरोध किया, and actions लिया उनके बारे में, that harm their interest, जिन्होंने उनके इंटरेस्ट पर यानी कि उनकी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया, उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया,
और गो अगेंस्ट दियर सेंटिमेंट्स, और जो उनके सेंटिमेंट्स के विरोध में गई ऐसी चीज़ों के बारे में उन्होंने विरोध किया। ये भी हमने इस अगले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे नवाब्स लूज दियर पावर्स। नवाबों ने उनकी शक्तियां खोई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो नवाब थे वहाँ के, उन राजा थे, उनकी शक्तियां समाप्त कर दी थी। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सिंस द मिड 18th सेंचुरी, मध्य 18th सेंचुरी से नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड। नवाब और जो राजा थे उन्होंने देखा कि उनकी शक्तियां इरोड हो चुकी है, यानी कि समाप्त हो चुकी है। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। वह पूर्ण रूप से उनकी अथॉरिटी और ऑनर, सम्मान समाप्त कर चुके थे। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशन्ड इन मेनी कोर्ट्स। रेजिडेंट्स कोर्ट में लगाए गए। द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड। शासकों की जो शक्तियां, जो आज़ादी थी वो रिड्यूस की गई, यानी कि कम की गई। दियर आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंडेड। उनकी जो फौजें थी उनको डिसबैंड किया गया, यानी कि डिमोलिश किया गया, समाप्त किया गया। एंड दियर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेज। और उनका जो रेवेन्यू था, राजस्व था, उनकी जो सीमाएं थी, टेकन अवे, ले ली गई, बाय स्टेजेस, यानी कि कदम बाय कदम, स्टेप बाय स्टेप, इस तरीके से, तरह तरीके से उनका रेवेन्यू ले लिया गया, उनका रेवेन्यू समाप्त कर दिया गया। राजाओं का, नवाबों का, उनकी टेरिटरी समाप्त कर दी गई, और तरह तरीके से उनको इस तरीके से डिमोलिश करने का प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राइड द नेगोशिएट विद द कंपनी। कई जो रूलिंग फैमिली थी, जिनका शासन चल रहा था, उन्होंने कोशिश की टू नेगोशिएट विद द कंपनी, कंपनी के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की। टू प्रोटेक्ट दियर इंटरेस्ट, यानी कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका जो शासन था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कोशिश की, नेगोशिएट करने की कोशिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज heir टू द किंगडम। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो वांटेड, यानी कि चाहती थी द कंपनी से टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन। क्या चाहती थी कंपनी से? कि कंपनी उनके जो पुत्र उसने अडॉप्ट किया है, यानी कि जो उसने लिया है, गोद लिया है, एज द heir टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। क्या चाहती थी वो कंपनी से? कि उसके हस्बैंड की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र जो उसने गोद लिया है, वह उसके हस्बैंड की मृत्यु के पश्चात राजा बने। नाना साहेब अडॉप्टेड सन ऑफ, नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ नाना साहब, जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव जी के, प्लीडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन द लेटर डाइड। उनको पेंशन दी जाए। हावेर, जबकि द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी, जबकि कंपनी कॉन्फिडेंट थी उसकी सुपीरियरिटी के बारे में, एंड मिलिट्री पावर्स के बारे में, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, सुपीरियोरिटी है, इस तरह का उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। टर्न डाउन दीज प्लीज। उन्होंने जो प्लीज की, इस तरीके के जो निवेदन किया उनके, उसको टर्न डाउन कर दिया, उनको नहीं माना। मतलब इस तरीके से जो निवेदन उन्होंने किया इन राजाओं ने कि इस तरीके से होना चाहिए, हमारे जो अडॉप्टेड बच्चे हैं उनको राजा बनाना चाहिए, और दूसरे राजाओं ने इस तरह की बात बताई, तो उनकी जो भी प्लीजेस थी उनको उन्होंने टर्न डाउन किया, यानी कि नहीं माना, उनको वापस रिटर्न कर दिया। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। अवध
was one of the last territories to be annexed. अवध जो था ये लास्ट टेरिटरी था, एक लास्ट ऐसा राज्य था, राजा था यहाँ का, या जो राज्य कहें इसको, टू बी एनेक्स्ड, जो कि जो अंग्रेजों का जो शासन था, जो एक के बाद एक जो राजाओं को अपने में शामिल करते जा रहे थे, उनमें से लास्ट बचा हुआ एक टेरिटरी थी, वह थी अवध। इन 1801 a subsidiary alliance was imposed on अवध। 1801 में एक सहायक समझौता अलायंस किया गया, वाज इम्पोज्ड किया गया, लगाया गया ऑन अवध पर, एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर, और 1856 में इसको वापस ले लिया गया। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड, उस समय गवर्नर जनरल था जो डलहौजी था, उसने डिक्लेयर किया दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्नड, कि टेरिटरी को यानी कि जो राज्य था उसको मिसगवर्न किया गया, यानी कि अच्छी तरीके से गवर्न नहीं किया जा रहा था, संचालित नहीं किया जा रहा था राज्य को। एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, और ब्रिटिश रूल वहाँ पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नीडेड था, यानी कि वहाँ पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी थी, ये सुनिश्चित करना चाहते थे अंग्रेज। ऐसा कहकर उन्होंने अवध को अपने में शामिल करने की कोशिश की, जबकि ऐसा नहीं था। इस तरह के जो रूल थे राज्यों को अपने राज्य में शामिल करने के लिए, अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए, यानी कि उन पर शासन करने के लिए, तो ब्रिटिश इस तरह के जो डिफरेंट रूल थे डिमोलिश करने के, स्टेट्स को डिमोलिश करने के, वह उन पर लागू करती जा रही थी, उन राज्यों को, उन राजाओं को समाप्त करने के लिए, उन राज्यों पर अपना शासन स्थापित करने के लिए। कंपनी वांटेड टू रूल ऑन दोज टेरिटरीज। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान, कंपनी ने प्लान बनाना शुरू किया, हाउ टू ब्रिंग द मुगल डेस्टिनी टू एन एंड, कि कैसे मुगल साम्राज्य को समाप्त किया जाए, ऐसा प्लान बनाना उन्होंने शुरू किया। द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स, द नेम ऑफ द मुगल किंग के जो नाम थे वॉज रिमूव्ड किए गए फ्रॉम द कॉइन, सिक्कों से, मेंटेड बाय द कंपनी, जो कि कंपनी के द्वारा मेंटेड किया जाते थे, यानी कि ढाले जाते थे, सांचों में बनाए जाते थे जो सिक्के। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस्ड, 1849 में जो गवर्नर जनरल था डलहौजी, उसने अनाउंस किया दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट, कि किंग की फैमिली, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद किंग की फैमिली को लाल किला जो दिल्ली में है उससे बाहर शिफ्ट किया जाएगा। एंड गिवन अनदर प्लेस टू इन दिल्ली, और दिल्ली में दूसरी जगह उसको दी गई टू रिजाइड इन, रहने के लिए। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग, गवर्नर जनरल कौन था फिर 1506 में? कैनिंग गवर्नर जनरल आया। डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, उसने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल किंग होगा। एंड आफ्टर हिज डेथ, और उसकी मृत्यु के पश्चात, नॉन ऑफ हिज डिसेंडेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग्स, उसके कोई भी डिसेंडेंट्स का मतलब क्या है यहाँ कर? वंशज, उसके कोई भी वंशज राजा के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किए जाएंगे, पहचाने नहीं जाएंगे, यानी कि उनको राजा नहीं बोला जाएगा। दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस, उन्हें क्या कहा जाएगा? केवल प्रिंसेस कहा जाएगा। ऐसा जो जनरल आया, गवर्नर जनरल कैनिंग, उसने कहा, उसने डिसाइड किया। द पीजेंट्स एंड द सिपोइज, पीजेंट्स यानी कि किसान, एंड सिपोइज यानी कि सिपाही, जो मिलिट्री फोर्सेस हुआ करती थी उस टाइम पर, उन्हें सिपोइज कहते
थे उस समय पर। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स रिसेंटेड द हाई टैक्सेस। इन द कंट्री साइड पूरे कंट्री में पीजेंट्स किसान और जो जमींदार थे रिजेंटेड द हाई टैक्सेस एंड रिगिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, परेशान थे। तरह तरह का जो ये मेथड था रेवेन्यू लेने का उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैनी फेल्ड टू पे, कई सारे पेमेंट करने में, इस टैक्स को पे करने में फेल हुए। बैक दियर लोन्स टू द मनी लेंडर्स, मैनी फेल टू पे बैक दियर लोन्स, कई सारे उनके लोन चुकाने में फेल हुए। टू द मनी लेंडर्स, किनको? मनी लेंडर जो हुआ करते थे उस समय, उनको लोन चुकाने में वह असमर्थ हुए। एंड ग्रेजुअली लॉस्ट दियर लैंड्स, और उन्होंने धीरे धीरे उनकी लैंड को लॉस्ट कर दिया, खो दिया। दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशंस, और दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशन, कहाँ? मतलब उनकी जनरेशंस तक भी वो जो उन जनरेशंस थी उनके पास, पुराने समय से जो लैंड हुआ करती थी वो पूरी की पूरी लैंड लोन नहीं चुका पाने के कारण लैंडलॉर्ड्स को चली गई। पीजेंट्स ने फार्मर से अपनी लैंड्स को खो दिया। द इंडियन सिपोए इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इंडियन सिपोए भारतीय सैनिक इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी में जो भारतीय सैनिक थे, ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकंटेंट, ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकंटेंट, यानी कि वह भी बहुत सारे कारण रखते थे डिस्कंसेंट होने के, यानी कि नाराजगी के, विरोध के बहुत सारे उनके पास कारण थे। काहे के? नाराजगी कह दो, विरोध कह दो। दे वर अनहैप्पी, वो अनहैप्पी थे। अबाउट दियर पे, उनके पेमेंट के बारे में, अलाउंसेस के बारे में, जो उनको भत्ते दिए जाते थे उनके बारे में। एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, सर्विस की जो कंडीशन लगाई जाती थी, शर्तें लगाई जाती थी, उनके बारे में वह अनहैप्पी थे। सम ऑफ द न्यू रूल्स, कुछ नए रूल, मोरओवर वायलेटेड दियर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज, कुछ जो रूल थे उन्होंने वायलेट किया दियर रिलीजियस, उनके धार्मिक सेंसिबिलिटीज को, जो उनकी धार्मिक मान्यताएं थी उनको वायलेट किया। एंड बिलीव्स, किस किस को? उनकी जो धार्मिक मान्यताएं थी, जो विश्वास थे, उनको वायलेट किया। डिड यू नो दैट इन दोज डेज, क्या आप जानते हैं कि उन दिनों में मैनी पीपल इन द कंट्री, कंट्री में कई सारे लोग बिलीव्ड, विश्वास करते थे, दैट इफ दे क्रॉस्ड द सी, यदि वे सी को क्रॉस करेंगे, समुद्र को पार करेंगे, दे वुड लॉस दियर रिलीजन एंड कास्ट, तो ऐसा विश्वास करते थे कि यदि वो सी को पार करेंगे, समुद्र को पार करेंगे, तो वो उनका रिलीजन और जो कास्ट है उसको खो देंगे, जो जाति है उसको खो देंगे, उनके धर्म को खो देंगे। सो व्हेन इन 1824 द सिपोइज वर टोल्ड टू गो ब्रह्मा, जब 1824 में सिपोइज को, सिपाहियों को कहा गया बर्मा जाने के लिए, बाय द सी रूट, सी रूट से, समुद्र के रास्ते से, टू फाइट फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए लड़ने के लिए, कंपनी को लड़ने जाना था बर्मा, और कंपनी उनको भेजना चाहती थी समुद्र से, तो दे रिफ्यूज्ड, सैनिकों ने रिफ्यूज किया इसके बारे में कि हम नहीं जाएंगे। टू फॉलो द ऑर्डर, क्या? ऑर्डर को, इस ऑर्डर को जो बनाया उसको फॉलो करने के लिए रिफ्यूज किया। दो दे एग्रीड टू गो बाय द लैंड रूट, जबकि वह लैंड रूट से जाने को तैयार थे। दे वर सेवरली पनिश्ड, उनको बहुत पनिश किया गया, भयंकर रूप से पनिश किया गया। एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन इन 1856 द कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ, 1856 में कंपनी ने नया लॉ पास किया, विच स्टेटेड, जो कहता था, दैट एवरी न्यू पर्सन, कोई भी नया आदमी, हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनीज आर्मी, जो कि कंपनी की आर्मी में भर्ती होगा, हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड, उन्हें एग्री होना था टू सर्व, उनकी सर्विस देने के लिए, सेवा करने के लिए, यानी कि जो भी एम्प्लॉयमेंट करेगा
जो भर्ती होगा कंपनी की सेना में उसे ओवरसीज यानी कि समुद्र के बाहर भी समुद्र से होकर दूसरे देशों में जाने के लिए उसे तैयार रहना होगा यानी कि जाना होगा। सिपाहीज ऑल्सो रिएक्टेड टू वॉट वॉज हैपनिंग। सिपाही जो थे उन्होंने उस पर रिएक्ट किया जो कि घटित हो रहा था, जो कि हैपनिंग था इन द कंट्री साइड, पूरे कंट्री में जो घटित हो रहा था उस पर रिएक्ट किया उन्होंने। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स, उनमें से कई सारे पीजेंट्स थे यानी कि किसान थे, एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस, और फैमिलियां थी जो गांव में रह रही थी। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपोइज। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स, तो किसानों का ये जो एंगर था, नाराजगी थी, क्विकली स्प्रेड बहुत जल्दी फैल गई अमंग द सिपोइज, सिपाहियों में बहुत जल्दी ये किसानों की ये नाराजगी फैल गई। रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सेस थे उनके, यानी कि कौन कौन से कारण ऐसे थे जो रिफॉर्म के लिए जिम्मेदार थे, वो रिस्पॉन्सिबल थे। द ब्रिटिश बिलीव्ड, ब्रिटिश लोग विश्वास करते थे यानी कि उन्हें विश्वास था दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। उन्होंने ये विश्वास किया यानी कि ये विश्वास था उनको कि इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड, कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना है या करना था, हैड टू करना था, कि इंडियन सोसाइटी को, इंडियन समाज को रिफॉर्म करना था। लॉज वर पास्ड, कानून पास किए गए टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रथा एक उस समय हुआ करती थी जिसमें विधवा जो स्त्री हुआ करती थी उसे पति के साथ उसकी चिता में कूदना पड़ता था, उसे जिंदा जलाया जाता था। जैसे ही पति की मृत्यु हुई चिता जलाते थे और उसके साथ उसकी जो विधवा पत्नी थी उसको भी उसकी चिता के साथ जलाया जाता था। इस प्रथा को सती प्रथा कहते थे। तो इस प्रथा को रोकने के लिए अंग्रेजों ने लॉ बनाया, एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज, और इनकरेज किया काय के लिए, रीमैरिज द विडोज, जो विधवाएं होती थी उनको रीमैरिज के लिए एनकरेज किया। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, इंग्लिश लैंग्वेज में जो एजुकेशन थी उसको प्रभावी तरीके से प्रमोट किया गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज, 1830 में कंपनी ने क्रिश्चियन की जो मिशनरीज थी, जो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन जो संस्थाएं थी बड़ी बड़ी, उनको अलाउ किया टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। इंडिया में आने के लिए, लैंड लेने के लिए उनको तरह तरीके से प्रमोट किया गया काम करने के लिए। इन 1850 न्यू लॉ वाज पास्ड, 1850 में नया कानून पास किया गया टू मेक कॉन्वर्सेशन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। 1850 में एक नया लॉ पास किया गया टू मेक कॉन्वर्सेशन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर, यानी कि क्रिश्चियनिटी में कॉन्वर्सेशन करने के लिए उसको इजी बनाने के लिए एक नया कानून पास किया गया, क्रिश्चियनिटी के लिए एक नया कानून पास किया गया। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन, इस लॉ ने इंडियन को अलाउ किया हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिएट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एसेंटर्स। दिस लॉ अलाउड, इस लॉ ने अलाउड किया एन इंडियन, इंडियन को हु हैड कन्वर्टेड, जो कन्वर्ट हुआ था टू क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ था, जो टू इनहेरिएट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। इनहेरिएट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स, यानी कि जो लोग, ऐसे इंडियन लोग जो क्रिश्चियन बने, उसमें कन्वर्ट हुए, उनको
ये अलाउ किया गया कि उनकी जो पैतृक संपत्ति थी वह उनकी पैतृक संपत्ति रहेगी, उस पर उनका अधिकार रहेगा। किसके लिए लागू किया, किसके लिए कानून बनाया? ये उन्हीं के लिए बनाया उन्होंने जो लोग अपना धर्म परिवर्तित करेंगे और क्रिश्चियन बन जाएंगे। उनकी जो पुरानी संपत्ति, जो पूर्वजों की संपत्ति, जो लैंड बनी हुई आ रही है, जो उनके पास थी, वह उनकी ही रहेगी। मैनी इंडियंस बिगेन टू फील, कई इंडियंस सोचना शुरू हुए दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग दियर रिलीजन, कि अंग्रेज उनका जो रिलीजन है उनको नष्ट कर रहे थे। दियर सोशल कस्टम्स को, उनके सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर रहे थे। कस्टम परंपराएं थी उनको नष्ट कर रहे थे। एंड दियर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और उनके जीवन जीने के परंपरागत तरीके को नष्ट कर रहे थे। ऐसे लोग सोचना शुरू हुए किसके बारे में? अंग्रेजों के बारे में। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस, देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस, यहाँ वहाँ पर उस समय पर निस्संदेह कुछ ऐसे इंडियंस भी थे हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस, जो चाहते थे उस समय की जो एग्जिस्ट सोशल प्रैक्टिस थी, उस समय जो लोग जैसे रहा करते थे, जैसी परंपराएं थी, उनको चेंज करना चाहते थे। ऐसे लोग भी उस समय पर थे। यू विल रीड अबाउट दीज रिफॉर्म्स, आप इन रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट इन चैप्टर 7, और उनके मूवमेंट के बारे में, आंदोलन क्या, रिफॉर्म के जो क्या क्या आंदोलन हुए उनके बारे में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, लोगों की आंखों से, जो देखा हाल था लोगों की आंखों से, उसके बारे में कि लोग उस समय के कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें बताई, कुछ ने किताबें लिखी, तो उनकी दृष्टि में उस समय का जो टाइम था वो कैसा था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। थ्रू द आईज ऑफ द पीपल, टू गेट ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग, टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, टू गेट ग्लिम्स ऑफ व्हाट, ये जानने के लिए उस समय की उस समय लोग क्या सोचते थे, ये जानने के लिए। और ब्रिटिश रूल, और किसको बारे में जानने के लिए? ब्रिटिश रूल के समय को जानने के लिए। स्टडी सोर्सेज 1 एंड 2, स्टडी करिए सोर्सेज 1 और 2 का, पढ़िए सोर्सेज 1 और 2 को। किसके बारे में? कि ब्रिटिश के समय में, अंग्रेजों के समय में लोग क्या सोचते थे, इस पर प्रकाश डालने के लिए पढ़िए सोर्स 1 एंड सोर्स 2। देखिए, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, सोर्स 1 है ये, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, मतलब 84 रूल्स की एक लिस्ट है, उसके बारे में है ये। गिवन हियर आर एक्सेप्ट्स फ्रॉम द बुक मजहा प्रवास, मजहा प्रवास कोई बुक है, उससे लिया गया है ये, रिटन बाय विष्णु भट्ट गोडसे, जो कि विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी गई है। ब्राह्मण था ये, फ्रॉम ए विलेज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के एक गांव का ब्राह्मण था ये। कौन? विष्णु भट्ट गोडसे, जिन्होंने बुक लिखी मजहा प्रवास, ठीक है। ही एंड हिज अंकल हैड सेट आउट टू अटेंड ए योजना, ही एंड हिज अंकल हैड सेट आउट टू अटेंड अ योजना, यानी कि उन्होंने एक योजना में भाग, जो एक योजना थी लोगों के द्वारा मथुरा में की जा रही थी, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मथुरा, एक योजना थी जो मथुरा में ऑर्गेनाइज की जा रही थी, उसे अटेंड करने के बारे में उन्होंने और उसके अंकल ने सोचा था, यानी कि प्लान बनाया। विष्णु भट्ट राइट्स, विष्णु भट्ट से लिखते हैं दैट दे मेट सम सिपॉइज, कि वो कुछ सिपाही से, सिपाहियों से मिले ऑन द वे, रास्ते में, हु टोल्ड देम, जिन्होंने उनसे कहा दैट दे शुड नॉट प्रोसीड
ऑन द जर्नी, दे शुड नॉट, कि उन्हें यात्रा नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मैसिव अपहीवल वाज गोइंग, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा मैसिव अपहेवल होने वाला है, बहुत मतलब बेकार कुछ घटना होने वाली है। टू ब्रेक आउट इन 3 days, इन 3 दिनों में बहुत ही मैसिव कोई बड़ा कुछ होने वाला है। द सिपोय सेड, सिपोइज ने कहा। द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजियस ऑफ द हिंदूज, द इंग्लिश यानी कि अंग्रेज लोग जो थे वर डिटरमाइंड थे, पक्के थे, वो करना चाहते थे। टू वाइप आउट यानी कि मिटाना, द रिलीजियंस ऑफ द हिंदूज के धर्म को मिटाना चाहते थे। एंड द मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिमों के जो धर्म था उसको मिटाना चाहते थे। दे हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, उन्होंने 84 रूल्स की लिस्ट बनाई थी। एंड अनाउंस्ड, और अनाउंस किया, दीज, इनको, इन अ गैदरिंग ऑफ ऑल बिग किंग्स, कहां अनाउंस किया? इन द गैदरिंग ऑफ ऑल बिग किंग्स, बड़े बड़े राजाओं को इकट्ठा करके उनके सामने अनाउंस किया। एंड प्रिंसेस, राजाओं और प्रिंसेस के सामने, इन कैलकटा में। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट द किंग्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रूल्स, उन्होंने कहा कि राजा इनको एक्सेप्ट करने रिफ्यूज करते हैं, इन रूल्स को रिफ्यूज करते हैं यानी कि मना करते हैं। एंड वॉन्ड, और चेताया, द इंग्लिश, एंड वॉन्ड, चेताया, द इंग्लिश ऑफ डायर consequences, a massive upheaval if these are implemented, that the kings all returned to their capitals in great anger। ये जो उन्होंने बात कही, क्या बात कही? They said, उन्होंने कहा, that the kings refused to accept these rules and warned the English of dire consequences and massive upheaval if these are implemented, that the kings are returned, kings जो लौटे, to their capital, उनकी राजधानियों को, in great anger, बड़ी नाराजगी के साथ उनकी राजधानियों में राजा लौटे। all the big people, सभी बड़े राजा, began making plans, बड़े प्लान बनाना शुरू हुए। a date was fixed, एक डेट फिक्स की गई, for the war, युद्ध के लिए, war of religions, and धर्म का युद्ध लड़ने का जो एक योजना फिक्स की गई, डेट फिक्स की गई। एंड द सीक्रेट प्लान हैड बीन सर्कुलेटेड, और ये जो गुप्त प्लान था, हैड बीन सर्कुलेट किया जा रहा था, फ्रॉम द कंटेनमेंट इन मेरठ में, बाय लेटर्स के द्वारा, सेंड टू डिफरेंट कंटेनमेंट्स, जो भिन्न भिन्न कंटेनमेंट्स में भेजे गए, सीक्रेट तरीके से इसको भेजा जा रहा था। अब ये है सोर्स 2, एक और है सोर्स